श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने बीते 29 मार्च से देश भर में जल शक्ति अभियान, जिसे कैच द रेन नाम दिया गया है, उसे शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। यह अभियान इस वर्ष 30 नवंबर तक चलेगा। यह अभियान भूमिगत जल स्रोतों के विकास और जल ग्रहण क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित होगा। इसे देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना है और इसमें आम लोगों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना है। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने भूजल वैज्ञानिक और जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्री विपिन दुबे जी। श्री विपिन दुबे को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले सम्मान वाटर हीरो से भी विभूषित किया जा चुका है। विपिन जी, हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। विपिन जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप इस पूरे अभियान से भी जुड़े हुए हैं और इसमें आप सक्रिय भागीदारी भी निभा रहे हैं, तो ये जो जल शक्ति अभियान है कैच द रेन, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है। कैच द रेन जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल वाटर मिशन ने जो शुरुआत की हमारे देश में, ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को करने का मतलब ये है कि बारिश का पानी जो हमारे छतों में गिरता है, जो हमारे कंपाउंड में कैंपस के अंदर में गिरता है, जो हमारे नालाओं में बहता है, उस बारिश के पानी को हमको रोकना है। रोकना है अर्थात उसका वर्षा जल संग्रहण एवं संचयन का काम करना है। दूसरा, इस कैच द रेन कैंपेन का मतलब जो है वो कि जितने भी मतलब हमारे राज्य में किसी भी प्रकार के जो रिचार्ज स्ट्रक्चर है, जैसे कि चेक डैम, नाला बंद और रिचार्ज पीट, रिचार्ज वेल, जो भी है उन सब की तैयारी मानसून पूर्व हमें कर लेनी चाहिए, ताकि वर्षा जल मानसून के समय में जब भरपूर मात्रा में बरसता है तो वो सही तरीके से उसका संचयन और भंडारण जमीन के नीचे में हो सके। विपिन जी, इसमें जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो अभियान है, इसमें जो स्थानीय लोग हैं या स्थानीय समुदाय है, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि बिना स्थानीय समुदाय की भागीदारी के कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है। और सरकार का लक्ष्य है कि इसको एक जन आंदोलन बनाना। और इसमें जो है स्थानीय समुदाय के जो सक्रिय व्यक्ति होंगे उन्हें जल योद्धा भी बनाया जाएगा। क्योंकि आप कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि एक आम आदमी की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है इस कार्य में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, और एक आम आदमी किस तरह से अपनी भागीदारी दे सकता है। जब जल बचाने की बात होती है तो हम केवल शासन और प्रशासन के ऊपर हमारी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जल को बचाने के लिए सामने आना होगा, उसके संरक्षण के लिए, और उनकी खुद की जो भागीदारी है वो बहुत मायने रखेगी। पूरे जन समुदाय की भागीदारी होने से हम जल भंडारण बहुत ही कम समय में और बहुतायत मात्रा में कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमारा शहर क्षेत्र है, शहर में जो है जन भागीदारी ऐसे हो सकती है कि हर व्यक्ति अपने मकान के छत के ऊपर में जो बारिश का पानी हो रहा है उसका संचयन हमें कैसे करना है, उसके बारे में उन्हें सोचना होगा। और उसका सबसे बढ़िया काम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से छत के पानी को हम अपने फिल्टर के माध्यम से ट्यूबवेल के अंदर में संचयित कर सकते हैं, और 1000 स्क्वायर फीट रूफ एरिया के छत से करीब करीब हम 80,000 लीटर जो पानी है एक मानसून पीरियड में हम जमा कर सकते हैं। वैसे ही हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ चले तो ग्रामीण में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन होता है, और 89% भूजल का दोहन हम ग्रामीण क्षेत्र में कर लेते हैं। तो किसान भाइयों को भी जो है अपने भूजल दोहन को जो है उसको कम मात्रा में करे और उसमें जल का भंडारण संचयित करे, उसको बैलेंस करने के लिए।
उसके लिए अपने खेत में उन्हें डबरी बनाना चाहिए। अच्छा। डबरी ऐसे जगह में हमको बनाना है जहां पर पानी जा करके प्रचुर मात्रा में जमा होता है। उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में उसे डबरी को बना देने से वो पानी जा करके वहां जमा होगा और एक रिचार्जेबल स्टेशन का काम होगा, जहां से उस मिट्टी के सरंध्रों के माध्यम से जलभृत पत्थरों में पहुंचकर जल का भंडारण करेगा और जो पानी की खपत एक किसान एक दिन में लाखों लीटर कर लेता है, उसकी वो ऐसे भरपाई कर पाएगा। विपिन जी, हमारे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जो तालाबों की संस्कृति है ये बहुत रही है। जी जी जी। यहाँ तक कि रायपुर में भी पहले बहुत तालाब हुआ करते थे। बहुत सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब काफी कम हो गए हैं। कॉलोनियां बन गई उन तालाबों के ऊपर। वो कॉलोनियों के नाम तो तालाब के नाम पे है, लेकिन वो तालाब गायब हैं। जी जी। तो उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालांकि अभी भी काफी तालाब जो हैं वो बचे हुए हैं। तो तालाबों का कितना महत्व है जल संरक्षण के क्षेत्र में, और इन्हें बचाना शासन स्तर पर भी और समुदाय के स्तर पर भी किस तरह से जरूरी है, ये भी बताइए। जी जी। तालाब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्षा जल संग्रहण संचयन के लिए स्थान होता है। जी। और हमारा जो छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो तालाबों के प्रदेश के नाम से पूरे भारत देश में प्रसिद्ध था। हमारे प्रदेश में करीब करीब 2,89,000 तालाब हुआ करते थे और अब वो सिमट करके 1,34,000 करीब तालाब हो गया है। वैसे ही हम रायपुर शहर के आंकड़े की तरफ में चलते हैं तो हमारे रायपुर शहर में करीब करीब 1,000 तालाब हुआ करता था। अच्छा। वो 1,000 तालाब आज 220 तालाब में सिमट गया है। बिलासपुर, भिलाई, कोरबा और ऐसे बड़े शहरों को भी पकड़ लें तो हर जगह 800, 900 और 1,000 के आसपास ही तालाब हुआ करते थे, जो सिमट करके वहां भी उन शहरों में करीब 180, कहीं पर 200 और 250 के आसपास में पहुंच गया है। ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि तालाब बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है एक जन सामान्य व्यक्ति के लिए भी, क्योंकि वो अपना जो गरीब वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो अपना पूरा निस्तारी का काम, नहाने धोने का काम वो तालाब के द्वारा ही करता है। और तालाब एक बहुत बढ़िया रिचार्जेबल स्टेशन होता है, जहां पर बारिश का पानी जमा होता है। वो बारिश का पानी जब तालाब में उसका भंडारण होता है तो वही बारिश का पानी उन सरंध्रों के माध्यम से वो वाटर बियरिंग रॉक में पहुंच करके वो ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करता है। लेकिन अभी मुझे ये देखने को मिल रहा है कि बहुत से तालाब जो है, मैं थोड़ा से हट करके एक बात और कहना चाह रहा हूं सभी भाइयों को, कि जो भी तालाब है उन तालाब के किनारों में अभी मुझे ये देखने को मिल रहा है कि 2-2, 3-3 बोरवेल करा करके नीचे का जो जल भंडारण है, जो पीने योग्य पानी है, उस पानी को हम निकाल करके तालाब में भर रहे हैं और तालाब में भरने के बाद वो पीने योग्य पानी जो है वो खराब हो जाता है। और दूसरा उसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो फैक्टर है वो ये है कि उस पर्टिकुलर जो एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया का जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम लगातार भूजल का वहां पे दोहन कर रहे हैं। मान लो किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव में तालाब में करीब करीब 1 एकड़ के आसपास का तालाब है, तो उसमें लाखों लीटर पानी वो 2 दिन में वो भर देता है, तो वो लाखों लीटर पानी जो है नीचे उसका भंडारण कम हो जाता है और आसपास के जो ट्यूबवेल है वो सूखते जा रहे हैं। ये स्थिति देखने को शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में मिल रही है, जो कि शीघ्रातिशीघ्र उसे बंद करना चाहिए। और तालाब को संरक्षित करने के लिए शासन और प्रशासन को बहुत ही सजग होना चाहिए और इसमें जन समुदाय को भी आगे आकर के अपने तालाबों के संरक्षण के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। नहीं तो किसी समय में यदि हमारे ये प्राकृतिक संसाधन जो खत्म हो जाएंगे तो आने वाला समय भूजल के मामले में और सतही जल के मामले में हम बहुत ही असुरक्षित हो जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही विपिन जी आपने। विपिन जी, अभी तक हम पूरी जो बात कर रहे हैं वो जल संरक्षण पे है कि जैसे वर्षा जल है उसको संरक्षित कैसे किया जाए, लेकिन जल संरक्षण का एक पहलू संभवतः ये भी है कि जल का हम अधिकतम उपयोग कैसे करें। अधिकतम उपयोग से मेरा मतलब है कि कई बार हम देखते हैं कि लोग जल को जो है वो बेतहाशा और वेस्टेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी। उसके महत्व को समझते नहीं, ये नहीं समझते हैं कि ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। आप शहरी इलाकों में देखें, कॉलोनियों में सुबह निकल जाएं, जब पानी आता है नगर निगम से, लोग जो है उससे कार धोते रहते हैं, आंगन में बेतहाशा बहाते रहते हैं, धोते रहते हैं, सड़कों में सींचते रहते हैं उस पानी को, गांव में भी इसी तरह। तो एक व्यक्ति, यदि हम शहर की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की, क्योंकि दोनों के उपयोग करने के तरीके अलग अलग हैं, तो ये कैसे अधिकतम उपयोग करें। मतलब कई बार क्या होता है कि वेस्टेज पानी बह जाता है, उसको हम आंगन धोने में या कार धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। इसके लिए मैं 5R कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन या 5R कॉन्सेप्ट ऑफ
वाटर मैनेजमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जी। उसमें पहला जो आर है वो है कि हमें अपने वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस करना होगा। जी। जो भी हमारा वाटर कंजम्पशन है, जैसा एक किसान खेत में पानी को कंज्यूम करता है, वो अपने फसल चक्र परिवर्तन करके उस पानी को कम कर सकता है। जी। शहरी क्षेत्र में व्यक्ति जो है अपने घर के अंदर में जितने भी प्रकार के जो वेस्ट वाटर है उसको यूज करके अपने रोजमर्रा के जीवन में जो पानी की खपत करता है उसको कम कर सकता है। जी। दूसरा आर जो है वो रीयूज ऑफ ग्रे वाटर है। ग्रे वाटर मतलब ऐसे डोमेस्टिक वाटर, घरेलू पानी जिसको हम यूज नहीं करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन से निकलता हुआ पानी, जी। आपके एसी से जो पानी निकल रहा है, जी। आपके आरओ से जो पानी निकल रहा है, वाटर कूलर से जो पानी निकल रहा है, उन सब पानी को उनकी क्वालिटी के हिसाब से उसको संचयित करके आप अपने घरेलू साफ सफाई में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों में डालने के लिए, पौधों में डाल सकते हैं, आप फ्लोर वॉश कर सकते हैं, कार वॉश कर सकते हैं। तो उसके लिए पीने योग्य पानी को कार से धोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे हम पानी को हम बचा सकते हैं। जी। और तीसरा जो आर है वो है रिसाइकल ऑफ वेस्ट वाटर। जो भी वेस्ट वाटर है, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में जो वेस्ट वाटर होता है, घरों में जो वेस्ट वाटर होता है, जी। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेस्ट वाटर है, तो उसको हमको रिसाइकल करके पुनः उसके उपयोग का हमको व्यवस्था करना पड़ेगा। जी। उससे हम पानी की अपनी खपत को बहुत हद तक हम कर सकते हैं। और जो चौथा आर है वो रिचार्ज है, वो ग्राउंड वाटर को हमें रिचार्ज करने का काम करना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर को हम कैसे रिचार्ज करेंगे? बारिश का पानी हमें मुफ्त में भगवान 3 महीने देता है, तो ईश्वर के द्वारा मिले इस मुफ्त उपहार को उसको कैसे हमको जमीन के नीचे में संचित करना है, उसका भंडारण कैसे करना है, उसके लिए हमें प्रयासरत होना पड़ेगा। हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, या औद्योगिक क्षेत्र के लोग हों या शहर के लोग हों। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि आर है वो है रिस्पेक्ट फॉर वाटर। पानी के हर एक बूंद का हमें सम्मान करना होगा। हमें सोचना होगा कि पानी जो है बहुत कीमती है और इससे हमें अब व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि हमने पूरे विश्व में जो 100% पानी था उसको हमने दोहन करके, चाहे वो जमीन के नीचे का पानी हो या जमीन के ऊपर का पानी हो, उसको हमने खराब करके 1% के पास ला करके छोड़ दिया है, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है। और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत देश में करीब 21 से 25 जो मेट्रो सिटीज है वो डे जीरो वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं। डे जीरो वाटर उसको कहा जाता है जब वो पर्टिकुलर जो शहर है उसके जमीन के अंदर के में जो पानी जो बह रहा है, जिसको कि हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, वो लगभग समाप्ति की ओर 2025 से 2050 के बीच में ऐसी स्थिति वहां पर निर्मित हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने विपिन जी। आपने अभी 2 बातें कही। पहला तो आपने वो भयावह जो स्थिति भविष्य में बनने वाली है उससे हमें अवगत कराया। दूसरी बात आपने की कि ईश्वर जो है, या यूं कहें प्रकृति, वो हमें वर्षा जल है उसके रूप में एक मुफ्त उपहार हमें देती है। लेकिन आमतौर पे इंसानी फितरत ये होती है कि वो मुफ्त की चीज की कद्र नहीं कर पाता, क्योंकि उसे मुफ्त में मिल रही होती है। बहुत सही कह रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, अभी ये मार्च का महीना जो है वो खत्म हुआ है, अप्रैल बस शुरू ही हुआ है, और छत्तीसगढ़ में कई जिलों में तापमान 40 को छू रहा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसे में जल आगे कितना बड़ा संकट पैदा हो सकता है, ये एक हमारा अंतिम सवाल है। इसके बारे में लोगों को बताइए कि उसको हल्के में ना लें। जो प्रकृति हमें मुफ्त में दे रही है उसका सम्मान करें और सही उपयोग करें। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे हमको ये देखने को मिलता है कि कहीं पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, असामयिक बारिश होती है और बहुत बारिश हो जाती है। जो बारिश भारी बारिश जनवरी में होती है, वैसी बारिश हमको मानसून के समय में नहीं मिलता है। लेकिन जब भी ये मौसम परिवर्तन होता है या जब भी बारिश होती है, जब हम वर्षा की बात करते हैं, तो हमें वर्षा को बचाने का सोचना पड़ेगा। हर मौसम में जब भी ऐसा स्थिति निर्मित होता है, तो एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर की बारिश होती है, चाहे वो असामयिक रेनफॉल हो
या सीजन के समय में हो या गर्मी के सीजन में, जैसे भी जब भी होता है, तो उस 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर पानी में करीब करीब 53.3% पानी जो है उसका वाष्पीकरण हो करके और वो उसका रन ऑफ हो जाता है, मतलब वो बह करके जा करके खारे पानी में मिल जाता है, जिसे हम रोक नहीं पाते हैं। इसलिए आज हमारा भारत देश जो है पानी के मामले में असुरक्षित सा हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वाटर, लेकिन मैं कहता हूं कि वाटर इज रनिंग आउट ऑफ इंडिया। भारत से पानी बह रहा है, हमको उस पानी को रोकना है। तो ये जो बारिश का पानी 53.3% पानी जो बह जा रहा है उसको हमें रोकना होगा, क्योंकि बहुत कम मात्रा में हम भूजल के रूप में करीब करीब 433 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है हम भूजल के रूप में उसको संचित कर पाते हैं, और मात्र 690 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर इतने बड़े भारत देश जैसे आबादी वाले क्षेत्र में उतना सरफेस वाटर को हम बचा पा रहे हैं, जो कि एक नहीं के बराबर है। और इसलिए आज हम विश्व स्तर में भूजल के मामले में और सरफेस वाटर के मामले दोनों में हम बहुत ही पीछे हैं और बहुत ही असुरक्षित है। विपिन जी, हमें बहुत ही बेशकीमती जानकारी दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे श्रोता हैं उन्हें आपके इस अनुभव का और आपके इस जानकारी का लाभ मिलेगा, और जो श्रोता इस समय पूरे प्रदेश भर में हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वे समझेंगे कि जल कितना कीमती है, ये मुफ्त में मिला हुआ जल कितना कीमती है, और वो उसका न सिर्फ जल का संरक्षण करेंगे, वर्षा जल का, बल्कि उसका सही और अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित करेंगे। विपिन जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।